सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। जो जुमेरात को ना हो सका वो आज हो गया। नैब ने शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनान ने नैब और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि इस मौके पर लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई भी हुई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अपोजिशन लीडर के वकील आजम नज़ीर ने दलाइल दिए और इस मौके पर नैब की टीम भी कमरे अदालत में ही मौजूद थी। शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम आमदन पर टैक्स अदा किया है और उनका ऑडिट भी करवाया है। नैब 20 साल बाद टैक्स रिटर्न को नहीं मान रहा। शहबाज शरीफ की समाअत के दौरान कहना था कि 12 साल टैक्स अदा करने के बावजूद जमानत में तौसी के लिए अदालत के सामने खड़ा हूं। किसी कंपनी से एक धेला मेरे अकाउंट में नहीं आया। अगर एक धेला भी आया तो मैं अपनी दरखास्त जमानत वापस ले लूंगा। अदालत ने आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी की थी और इससे कबल 5 अक्टूबर 2018 को नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट ने ही दोनों केसेस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उनकी भतीजी मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का हुक्म मानने की सजा मिली है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। वजीर आजम पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि खान को खौफ है कि थोड़ी सी जगह दी तो शहबाज शरीफ उनकी जगह ले लेंगे। क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। कि इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है और ये कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये इंतकामी तौर पर ये गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर इरफान कादिर साहब माहिर कानून है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर लियाकत साहब, APC के बाद ये गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, पूरी अपोजिशन इस वक्त यही कह रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? 177 टीटियाँ इनकी हैं। मतलब मैं उस टीटी की बात कर रहा हूँ कि जिस टीटी से इन्होंने पैसे भिजवाए। वैसे पता नहीं कितनी टीटियाँ इनके पास होंगी, लेकिन 177 टीटीज़ के ज़रिए इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रकूम मुंतकिल की और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है सीधा सीधा। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि अब अगर मैं ये बात कहूँ तो यूँ कहा जाएगा कि जी इनके PTI वालों को तो सब पता होता है। अब अगर आप मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन में आप ठंडा आइसक्रीम वगैरह मत खाएं या कुछ चीज़ ना करें, उसके बाद आपको जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा और अगर वो आपको हो जाए खुदा न खास्ता तो आप कहेंगे इनको तो सब पता था, इनको सब मालूम। अरे भाई, जब हरकत ऐसी होंगी, जब हरकतें आप ऐसी करेंगे तो उस पर आदमी पेशगोई कर सकता है। आमिर साहब, जो शहबाज शरीफ साहब का के बारे में मशहूर है कि उनका तर्ज सियासत बड़ा मुफाहमाना है, वो हमेशा मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। पिछले 1-1.5 साल से शायद वो उस तरह की कोशिशें भी कर रहे थे। ये गिरफ्तारी भी कहीं उसी का नतीजा तो नहीं है? कोई खुफिया मुफाहमत तो नहीं हो गई कि गिरफ्तार हो जाएं ताकि APC की जो भी अब आगे एक्टिविटीज़ होंगी, जो एक्शन प्लान उन्होंने दिया है, उसमें ये शामिल ही ना हो? देखिए, आप आज इनकी भतीजी मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने उन्होंने एक आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें अजीब गरीब की हैं, जिसमें से एक बात उनकी ये भी थी कि शीन को नून से और नून को शीन से अलहदा नहीं किया जा सकता, शीन एक है नून एक है। सही बात है, ये बात उन्होंने सही की, क्योंकि नून और शीन मिलकर नशा बनते हैं। तो नवाज शरीफ एक नशा है, ये तो खुद वो कह चुके हैं, वो लोग खुद कह चुके हैं। इसमें मैं नहीं कह रहा भाई, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा था नवाज शरीफ एक नशा है। तो नशा बनता है नून शीन से मिलके, और नून शीन में जब हम आ जाएँ, यानी हम लोग हैं, हम साथ हैं, तो उसमें हे आ जाता है, जो हाथी वाला है, तो उसमें वो नशा बन जाता है। अब अगर ये कह रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कि मेरे चाचा
चाचा तो नहीं कहती, खैर वो कहती है शहबाज शरीफ, यानी वो अपने रिश्तेदारों को रिश्ते से मुखातिब करने के लिए तैयारी नहीं है। आमिर लीग साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें उन्होंने अपने रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा शेख रशीद साहब को जब उन्होंने मुखातिब किया कि शेख रशीद साहब को रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा है। और शहबाज शरीफ सिर्फ अपने भाई की खातिर जेल चले गए, अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल ना होने पर वो जेल गए। तो रिश्तों के तकद्दुस के बारे में उन्होंने बड़ी बात की है कि हमें रिश्तों का एहतराम है। हाँ, ये एहतराम इनको आज याद आया। उससे पहले अगर आप इनकी कोई 20 रोज़ पुरानी गुफ्तगू सुने तो उसमें वो ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो वो अपनी अवामी अहमियत और अफादियत खो देंगे। उससे पहले भी ये इस तरह के बयान दे चुकी हैं। और अगर रिश्तों की बात है तो फिर सबसे बड़ा रिश्ता मेरे भाई, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो शौहर के साथ होता है बीवी का। जब शादी हो जाती है ना मेरे दोस्त, तो बीवी और शौहर बड़े बड़े अहम सुतून होते हैं। जो ये सलूक अपने शौहर के साथ रवा रखती हैं और जो शौहर का इनके साथ तरीक़ेकार है वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उन्होंने ख़ुद ये भी कहा है, आगे एक ही सांस में एक और जुमला भी कहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो वो जुमला ये कहा है इन्होंने कि मेरे और नवाज शरीफ साहब और मेरे बयानिया का बोझ हर आदमी नहीं उठा सकता। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे वालिद तो चले जाएंगे बाहर, हम भी चले जाएंगे बाहर और हम हमेशा चले जाते हैं, तो ये बोझ तो उठाएंगे ये लोग जो हैं, ये नहीं उठा सकते थे बोझ को। उन्होंने साफ कह दिया कि रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन मैं और मेरे वालिद का बयानिया का बोझ कोई नहीं उठा सकता। भाई आपका ऐसा क्या बयानिया है इसका बोझ कोई नहीं उठा सकता? क्या ऐसी बात आप कर रहे हैं? यानी यकीनन आप फिर कोई ऐसी बात कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने अस्करी इदारों के ख़िलाफ़। और आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो जहर उगला है इन्होंने आज, अगर आप इनके दौर में चले जाएँ, कुछ 1-2 साल पुरानी बात है, 3 साल हो जाएंगे, पर आप चले जाएँ, आसिम सलीम बाजवा को ये उस वक्त भी मतून करते थे। ये उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब आसिम सलीम बाजवा साहब ने, अगर आपको याद हो तो, एक भारत ने एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक की थी और सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने के लिए आसिम सलीम बाजवा ने बॉर्डर पर खड़े होकर ये कहा था कि आएँ और आकर हमें बताएं कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उस वक्त भी ये आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ थे। सही। तो आमिर साहब, अभी तक सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ इसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ अभी तक खामोश हैं। अब तो पूरा दिन, ज़ाहिर दोपहर में ये गिरफ्तारी हुई थी, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्टी के सदर भी वो हैं, उनकी गैर मौजूदगी में सारे पार्टी के मामला वही देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह कोई बयान इस तरह का खुलकर सामने मियाँ साहब की तरफ से नहीं आया। APC में उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की थी, तो आज कम अज़ कम एक बयान उनका इस पूरी सूरत हाल पर बनता था, जिसका अब तक सब इंतजार कर रहे हैं। आएगा 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 आने वाला आएगा 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 बयान ज़रूर आएगा। एक और ऐसा बयान आएगा जो जहरीला होगा। एक और ऐसा बयान आएगा कि जिसमें मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाएगा। एक और ऐसा बयान आएगा जिसमें फ़ौज। आप मुझे एक बात बताइए, या तो ये तय कर ले हम, मुझे खलील जिब्रान की लिखी हुई किताब है पागल, उस पागल किताब में खलील जिब्रान ने लिखा है कि या तो मैं पागल हूँ या दुनिया के सारे लोग पागल हैं, मगर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुनिया के सारे लोग पागल नहीं हो सकते, मैं पागल हूँ। अब आप मुझे बताएं, मुशर्रफ साहब को इन्होंने चुना, अब बाजवा साहब को इन्होंने चुना, जहांगीर करामत को इन्होंने चुना, अब्दुल वहीद काकड़ को इन्होंने चुना, यहाँ तक कि कमर बाजवा साहब को इन्होंने चुना। ये जिसको चुनते हैं वो इनके खिलाफ क्यों हो जाता है? बकौल इनके क्यों हो जाता है? इसका मतलब आप सही नहीं है ना। हुकूमत पर अब जिम्मेदारी बनती है उनको वापस लाने की। जब 1-1 घंटे की तकरीर पर खुद हुकूमती वुज़रा एतराज़ कर रहे हैं, आपकी जमात के तमाम ही रहनुमा उस तकरीर के कंटेंट पर भी और उसके ड्यूरेशन पर भी एतराज़ उठा रहे हैं, उनकी सेहत से मुतालिक भी सब रिमार्क्स पास कर रहे हैं, वापस लाने के लिए फिर हुकूमत कर क्या रही है? अमली कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, मैं तो सख्त इस मामले में नाराज़ हूँ इस बात पर कि नवाज शरीफ साहब की, देखिए जब आप शेयर नहीं करते कोई चीज़, या आज मैं अरबाब भाई आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ, हुकूमत में कुरान शरीफ में एक बड़ी खूबसूरत मैं एक आयत का जुज़ पेश कर रहा हूँ, बशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में मशवरा कर लिया करो। आप हर चीज़ अगर कैबिनेट से मशवरा करेंगे, जहाँ मैं नाराज़ हूँ, ये मेरी नाराज़गी है, कैबिनेट से आप हर चीज़ मशवरा करते, आप अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करते, आप मुझसे मशवरा करते, आप और लोगों से मशवरा करते, तो मैं आपको ये मशवरा देता कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क ना भेजा जाए, क्योंकि वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। अब आज हम जिस पोजीशन में फंस गए कि हम कहते हैं नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं हम नहीं ला सकते। मैं आपसे अगर झूठ बोलूँ, ये तो झूठ हो जाएगा ना कि मैं बात कहूँ। मैं बड़ा एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपनी पार्टी पॉलिसीज़ में भी अगर कहीं कोई मसला होता है तो मैं उसमें खुलकर बोलता हूँ। बिल्कुल, हम नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। अब ये हमारे ऊपर एक इफरीत, एक हमारे ऊपर एक मुसीबत बैठ गई है कि जो लंदन से बैठकर पता नहीं क्या क्या मज़ीद बयानात वो देंगे, तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, ये तय है। अब उनकी क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी एटलीस्ट
जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कुछ ना कुछ कोशिशें करें, बस यही हम कर सकते हैं। चलिए आमिर साहब से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। इरफान कादिर साहब माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान है, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर, जो आज शहबाज शरीफ की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ है और नैब की जानिब से इनको इंतकामी कार्रवाई के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अब अदालत के बाहर इस तरह के बयानात देना, जमानत तो अदालत से खारिज हुई, क्या इस तरह के बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? क्या समझते हैं आप? देखें, अगर तौहीन अदालत जुमरे में आते हैं तो फिर अदालत इसका नोटिस देगी, खत्म हो गई बात। अगर नहीं लेती तो फिर नहीं आते। अच्छा, नहीं, आप क्योंकि कानून के माहिर हैं, आप क्या रहनुमाई करेंगे इस पर हमारी? आपकी नज़र में आते हैं ऐसे जुमले तौहीन अदालत के जुमरे में? मैं तो तौहीन अदालत के कानून बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अदालतों को तौहीन अदालत के नोटिस देने ही नहीं चाहिए। अदालतों की इज्जत जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस से नहीं होती है। अदालतों की इज्जत तब होती है अगर तो उनके फैसलों की लोग वैसे ही इज्जत करें। अगर उनके फैसलों की इज्जत नहीं हो रही तो अदालतों के लिए लम्हा फिक्रिया उनको ये सोचना चाहिए, अगर वो समझते हैं कि तौहीन अदालत के कानून को इन्वोक करके वो अपनी इज्जत करवा लेंगे तो वो नहीं करवा सकते। लेकिन इरफान साहब, तौहीन अदालत का कानून आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, वो अभी वो मौजूद है तो इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, आज़ादी इजहार के नाम पे सब कुछ कहा जा रहा होता है। अदालत का कानून होना नहीं चाहिए। मैंने ये कहा है कि तौहीन अदालत के कानून में जजेस अपने स्कोर तौहीन अदालत के कानून के जरिए सेटल नहीं किया करते। अगर जजेस को कोई क्रिटिसिज्म हुआ है तो बहुत सारे बाहर के मुल्कों में भी अब जजेस उन लोगों को खुद सू करते हैं, उनके खिलाफ केसेस करते हैं अपनी अदालत में, खुद ही अपने मुकदमात जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खुद नहीं सुनना शुरू कर देते। सही, चलें, ठीक है, आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। आमिर लगर साहब, ऐसे इरफान कादिर साहब ये कह रहे हैं, जाहिर है कि जो तौहीन अदालत का जो कानून है इसको बड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है। जब भी कोई इस तरह की गिरफ्तारी आती है उसके बाद इस तरह के बयानात सामने आ जाते हैं पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन ये ज़ाहिर नैब की कारकर्दगी पर भी तो सवालिया निशानात हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर है कि वो इतना लंबा लंबा टाइम 6-6 माह लोगों को गिरफ्तार रखते हैं, साल साल बाज़ औक़ात गुजर जाता है, लेकिन अपने इल्ज़ाम को, अपने रेफरेंस में जो उनका मवाद होता है उसको साबित नहीं कर पाते अदालत में। इस वजह से भी ये कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। देखिए, इरफान कादिर साहब एक बहुत बड़े लॉयर हैं और एक बहुत काबिल इंसान है। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत भी करता हूँ, इनसे इज़्ज़त भी करता हूँ और इनसे मुझे बहुत प्यार है, सच्चे इंसान। तो देखिए, जो वो बात कह रहे हैं, अगर बादियों नज़र में देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। बात तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए अपने ज़ाती तौहीन के मामलात में। उसके लिए अदालतें ख़ुद भी मौजूद हैं, वहाँ ज़रूर सू करें। देखिए, जो आप नैब की बात कर रहे हैं, देखें, मैं तो पहले दिन से इस बात का हामी हूँ और जो आप कह रहे हैं अरबाब भाई, मैं भी वही बात कहता हूँ कि ये हम लोग जो 6-6 महीने 8-8 महीने ये जो केसेस को देख रहे हैं और चल रहे हैं, इससे एहतिसाब के अमल को तक़वियत नहीं मिलती, बल्कि इससे एहतिसाब के अमल में शुकूक व शुबात पैदा होती है। आमिर साहब, ये सवाल इरफान साहब की तरफ भी मैं लेकर जाता हूँ, लेकिन पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि जब इस तरह की कोई गिरफ्तारी होती है, ज़मानत कोई खारिज होती है, तो वो तो अदालत खारिज कर रही है, उसमें फिर नैब या वफाकी हुकूमत का कोई गठजोड़ तो नहीं हो सकता? ये तमाम इदारे या हुकूमत तो नहीं अदालत को इंस्ट्रक्शन दे सकती? अदालत तो आज़ादाना, गैर जानिबदाराना काम कर रही होती है। फिर इस तरह से इदारों पर और हुकूमत पर ये तो अरबाब भाई सियासी बयान है, एक्चुअली ये पॉलिटिक्स है। ये नैब न्याजी गठजोड़, ये एक अच्छा सा जुमला इनको मिल गया है। ये पॉलिटिक्स, ये सियासी बयानात हैं, इस पर इसलिए तवज्जो देनी भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं देता। मैं तो ये समझता हूँ कि अदालतों के फैसले अदालतें बेहतर समझती हैं। इरफान कादिर साहब इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, बहुत सीनियर आदमी है। लेकिन अगर कोई जुमला अगर कह दिया जाता है तो ये नैब न्याजी गठजोड़, और अब आज देखें ना, आज ये कहा गया, अगर आप देखें, पहला इब्तिदा ये हुई कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कौल से कि जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है। ये मरियम साहिबा ने कहा। ये कहते वक्त उनको एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया, अरबाब भाई, एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मॉडल टाउन में जुल्म हुआ था या नहीं हुआ था? मॉडल टाउन में बच्चे मारे गए, ख़वातीन हामला औरतें मारी गई, नहीं मारी गई? एक दफ़ा भी इनको ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं हुई कि 92 में कराची में मुहाजिरों को घर से निकाल के मारा गया? एक दफ़ा भी इनको कहते हुए शर्म नहीं आई कि 2000 के अवाइल में मुहाजिरों का फिर नस्ल कशी की गई, कराची के अंदर नस्ल कुशी उनकी हुई और फिर उनको गिरफ्तार किया गया? इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि ये जब भी इख्तिदार में आए इन्होंने सिर्फ जुल्म किया है, और फिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती और कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है? तो हज़रत अली का कौल कहीं पर मेंशन करते वक्त ज़रा ख्याल करो। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को इमाम करार दे दिया। वैसे भी आपके दीन में क्लीन शेव इमाम नहीं होता,
ये उनको मालूम होना चाहिए। सही। तो आमिर साहब, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब अगर जेल चले गए और चूंकि लंदन से भी हिदायत ये आई पार्टी की कि मरियम साहिबा इसको पार्टी को लीड करेंगी, APC में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर चलेंगी, शाहिद खाकान साहब वहाँ मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल साहब, जिनकी दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद है इस सियासी मैदान में, फिर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मरियम साहिबा तो सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी, ये एजाज़ उन्हें हासिल है, वरना उनकी कोई सियासी जद्दोजहद तो नहीं है, कोई तहरीक उन्होंने इतनी बड़ी नहीं चलाई। जिस दौर से ये गुजर कर आए हैं तमाम सीनियर सियासतदान, शाहिद खाकान साहब साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, फिर एतमाद का इजहार मियाँ साहब ने अपने किसी पार्टी रुकन पर क्यों नहीं किया जो कि कई सालों से उनके साथ हैं, उनकी पार्टी को मजबूत किया उन्होंने 3 बार जब वो वज़ीर आज़म बने, जब भी ये लोग साथ थे, फिर मरियम को इस वक्त लीडिंग रोल दे दिया उन्होंने। देखिए, बिलावल की कौन सी सियासी जिद्दोजहद है, लेकिन बात यह कि ये विरासती सियासतों पर चलने वाले लोग हैं। इनके यहाँ बाप के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, ये सब चलता है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या ताज हैदर साहब की जिद्दोजहद नहीं है? क्या राशिद रब्बानी की जिद्दोजहद नहीं है? क्या यहाँ पर सोहेल आब्दी की जिद्दोजहद नहीं है? मैं कराची के कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। इसी तरह इत्तेज़ार हसन की जिद्दोजहद नहीं है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या उनकी जिद्दोजहद नहीं थी? लेकिन वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। आपको नज़र आएंगे उसके बाद बिलावल के बाद फिर उनके बच्चे अगर हुए तो बाकी ये सब चीज़ें। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये विरासती सियासत जहाँ जहाँ पर भी होगी उसने सिर्फ तबाही मचाई है, उसने कभी भी कोई अच्छे फ्रूट्स आपको नहीं दिए। सही। तो आमिर साहब, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर आज जेल चले गए, पंजाब के अपोजिशन लीडर पहले ही जेल में, अब ये 2 बड़े नाम मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जेल में हैं, आगे APC की जो पूरी एक कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है, कितना धचका लगेगा उनको? अभी ज़ाहिर है APC का एलामिया जारी हुआ, 10 दिन भी नहीं हुए, ये बड़ी गिरफ्तारी सामने आ गई, हमजा शहबाज पहले ही जेल में, 2 बड़े अपोजिशन लीडर इस वक्त मुल्क के जेल में। देखिए, सबसे पहली बात हुई कि ये लोग किसी भी किस्म का स्ट्रीट शो करने में नाकाम रहे, स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम रहे, पहले भी रहे नाकाम, अब भी नाकाम रहे। एक साहब थे जो कर सकते थे, मदरसे के बच्चों को लाकर, उनका नाम है मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन उन पर वो भी नैब के रडार में आए हुए हैं। उनके फ्रंटमैन भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी भी पेशी आ गई। किसी का कोई जो रिजल्ट्स आए उसके सामने कि उनके फ्रंटमैन भी उनके भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब ये मुझे तो नहीं लगता कम से कम कि कोई बहुत बड़ा, और नवाज शरीफ साहब के बयानात से खुद जलील अहमद शरकपुरी जैसे लोग, जलील अहमद शरकपुरी कोई मामूली नाम है भाई, शरकपुर ख़ानदान पूरा आप देखें, ये तो बड़ा इल्मी खानवाद है। अगर शरकपुरी साहब भी नाला है और भी पार्टी में बहुत सारे लोग नाला हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि लोग बाहर निकल आएंगे, नहीं अरबाब भाई, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि लोग बाहर निकलेंगे। नहीं, उनकी पार्टी क़यादत तो तमाम रहनुमा तो 2 टोक ये कहते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, पहली दस्तियाब फ्लाइट से आना चाहते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे। वो जो एक उनकी सर्जरी बाकी है वो सर्जरी हो जाए, वो सेहतियाब हो जाए, फिर वो वापस भी आएंगे और यहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपना किरदार भी अदा करेंगे, मुतारिक नज़र आएंगे उस सियासत में। तमाम रहनुमा कहते हैं। सर आपको याद होगा, अरबाब भाई आपको याद होगा, अब मुझे इस वक्त हंसी बात की इसलिए आ रही है, आपको याद होगा हम भी पहले ऐसे ही कुछ कहा करते थे, अगर आपको याद हो, याद करें थोड़ा सा, 4 साल 5 साल पहले चले जाएं, हम भी ऐसे ही कहा करते थे। आप कुछ याद आ गया होगा, मुझे कहना नहीं चाहता मैं, क्योंकि वो उनका नाम लेने पे टेलीविज़न पे पाबंदी है, लेकिन हम भी यही कहा करते थे, अगर याद आ गया हो। सही, वो याद तो आ गया। तो जैसे उनको लाने में हुकूमत नाकाम रही, कभी नहीं ला सकी, तो इनको भी लाने में नाकाम रहेगी, इसीलिए आपने एडमिट किया कि हुकूमत नहीं ला सकती इनको। जी हाँ। तो सर आमिर साहब, वो जो चेंज एक आना था, एक तब्दीली आनी थी, जो इस्लाहात होनी थी कानून में, पुलिस के निज़ाम में, इसका मतलब कि उन तब्दीलियों का आगाज़ अभी हो नहीं सका। अगर हुआ होता, अगर तब्दीली शुरू हुई होती, तो फिर शायद इन लोगों को लाना इतना मुश्किल ना होता। नहीं, तब्दीली देखिए, पहले पाकिस्तान की तब्दीली की बात है, हम पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। लंदन से मुजरिमों को यहाँ पकड़ के लाने की कोई तब्दीली की बात हमने नहीं की थी, हमने कहा था पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे। लंदन से पैसा तो लाना था, लेकिन वो पैसा भी नहीं आ सका। पकड़े जा रहे हैं बड़े बड़े लोग, आप सोच सकते थे कि लोग गिरफ्तार हो? आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, आप परेशान ना हो, पैसा आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा पाकिस्तान का लूटा है, पैसा पाकिस्तान में वापस आएगा। लेकिन जब पैसा आएगा तो पैसे को बाहर ले जाने वाले वो लोग अगर बाहर चले जाएं तो उनको भी आना चाहिए, कुछ इस तरह का भी कानून बनना चाहिए। फ़रूक नसीम साहब अब 2 साल में से वो कानून के वजीर हैं, आना तो चाहिए। उसूली तौर पर कानूनी, उसूली तौर पर अखलाकी तौर पर, उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को वापस लाने के बजाय मैं कहता हूँ उनका पैसा वापस आ जाए, ये जाएँ जहाँ भी जाना चाहते हैं चले जाएँ, पाकिस्तान का पैसा आ जाए, बस ये पाकिस्तान का, ताकि यहाँ पे तरक्की का दौर दौरा हो, खुशहाली हो, आवाम का कुछ बेहतरी हो, ये ज़्यादा बेहतर, ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर काम। जी राना साहब, जो गिरफ्तारी आज हुई है, मरियम साहिबा ने रद्द-ए-अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, सबसे पहले उस पर कमेंट कर दीजिएगा ज़रा।
देखिए, मरियम नवाज साहबा ने जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने इस गिरफ्तारी की बड़ी मजम्मत की है और इससे मुतल्लिका जो हकायक हैं उनको भी वो सामने लेके आई हैं। उन्होंने एक ड्रा किया है इस वक्त नैब को और एक हथियार के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन की जो है वो तहरीक को रोकने के लिए, अपोजिशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो जुल्म और ये जो यानी सियासी है तो ये कभी भी जो है वो तहरीकों को रोक नहीं सकते। तो ये जो कठपुतली हुकूमत है तो इस कठपुतली हुकूमत को भी और इस कठपुतली के मालिक को हमारी बात समझनी चाहिए या ये बात समझ आ जाएगी कि इस तरह से जो है वो ये निज़ाम नहीं चल सके। तो राना साहब, आप कह रहे हैं कि मियां साहब की नुमाइंदगी करते हुए मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एपीसी में तो मियां साहब ने कोई घंटे भर की तकरीर की थी, आज उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्टी के सदर भी वो हैं। मियां साहब की गैर मौजूदगी में सारी सियासी सरगर्मियां वही देख रहे थे, वही लीड कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता मियां साहब का खुद रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था? जी, मियां साहब का खुद भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनका बयान जो है वो मेन मीडिया पे मैंने खुद व्यक्त किया है और शायद उन्होंने जो है वो खुद बात की है किसी चैनल से या उन्होंने ट्वीट किया है। तो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो खुद बराह रास्त भी दिया है और यकीनन इस पर आने से पहले उनसे बात की होगी। अच्छा राना साहब, इस गिरफ्तारी के बाद आप लोग नैब को, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जमानत जो खारिज हुई है वो तो लाहौर हाई कोर्ट से हुई, जहां माजी में आप लोगों को जमानतें मिलती भी रही हैं। तो फिर हुकूमत और इदारों पर क्यों तनकीद? नहीं, देखिए, बात यह है कि अदालत कोई एक जज का नाम से नहीं है और हमारा जो निज़ाम है इस वक्त, जो कठपुतली निज़ाम जिसमें हम जिंदा हैं, तो इसमें क्या इस बात से इनकार किया जा रहा है जजेस को जो है वो दबाव में दिया जाता है। ये दुरुस्त, ये बात भी दुरुस्त है और ये बात भी दुरुस्त है कि जजेस दबाव में नहीं भी आते। राना साहब, इन्हीं अदालतों ने तो मियां साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी। उस वक्त आपने कहा कि हक और की फतह हुई है, ये इस वक्त सच का फैसला सामने आया अदालतों से, लेकिन आज जब जमानत मुस्तरद हो गई, गिरफ्तारी हो गई शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्हीं अदालतों पर एतराज़ात हो रहे हैं उनके फैसलों पर। नहीं, तो जिस अदालत का फैसला हक सच का फैसला होगा उसी फैसले को मैं कहूँगा ना कि वो फैसला दुरुस्त है। यानी जो फैसला हक सच का नहीं होगा, अदालतों के फैसले बाज़ फैसलों में जो है वो आमरीत को, डिक्टेटरशिप को जो है वो आ गया और बाद में जो है वो उनको इनमें तरमीम करने की भी इजाज़त दी गई है। तो क्या मैं दोनों को सही कहूँ? और राना साहब, ये जो खबरें हम सुनते रहते हैं कि नून में से ये शीन निकल रही है, 31 दिसंबर तक ये शीन निकल जाएगी, ज़ाहिर शेख रशीद साहब की तरफ मेरा इशारा है, तो ये शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद अब ये अमली तौर पर तो APC का जो एलामिया है उसमें नहीं शामिल हो सकेंगे जो आप लोगों ने करना है। तो ये वाकई क्या शीन निकल चुकी है नून में से इस वक्त? नहीं, आज ही तो मियां शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होके उस पिंडी के शैतान की जो अपना बोलती है उसको बंद कर दिया है, बल्कि उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है। आज तो ये मीम और शीन का फर्क, आज अगर जो है वो मियां शहबाज शरीफ उस राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ्तारी आज खुद तो नहीं दी, उनकी जमानत खारिज हुई तो उन्हें तो गिरफ्तार किया गया है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तार होकर तमाशा मारा है, तो गिरफ्तारी उन्होंने खुद तो नहीं दी है। नहीं, तो अगर वो मुसालत करना चाहता तो आज वो वज़ीर आज़म होता। अगर वो अपनी पार्टी का, अगर वो मियां नवाज शरीफ का साथ ना देता तो वो आज जो है वो अपना ये जो सीधा टली साहब हैं, ये तो सिर्फ चपरासी से मिनिस्टर बने हैं, तो वो एक कैदी से आज वज़ीर आज़म होता वो। कुछ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वज़ीर आज़म आज मोमन में मौजूद थे, मौजूद तो वहाँ थे, लेकिन सिंध और कराची की सूरत हाल से मुतालिक, पीपल्स पार्टी से मुतालिक उन्होंने क्या कहा, इस पर आमिर लियाकत साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद में कबायली अमायदी से खिताब किया। कहा कि बैरून मुल्क बैठा दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों का इंज़माम नहीं चाहता। साथ ही पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा कि कराची की हालत इसलिए बुरी है कि जो पार्टी अंदरूने सिंध से वोट लेकर आती है वो शहर कायद के लिए कुछ नहीं करती। इमरान खान मौजूद तो मोमन में थे, लेकिन क्योंकि कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान वो कर चुके हैं, इसलिए वहां भी उनके जहन में ही मौजूद था। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कमज़ोर तबके को ऊपर लेके आए। वो कमज़ोर तबका खुद ऊपर नहीं आ सकता। सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरून सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। वज़ीर आज़म का ये कहना किसी हद तक सही है, लेकिन सिंध में सिर्फ कराची ही नहीं जिसकी हालत ख़राब है, सिंध के बेशतर इलाकों में सूरत हाल इससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है। गुज़िश्ता हफ्ते बस बहुत हो गया कि पूरी टीम ने अंदरूने सिंध प्रोग्राम किया, जिसमें वहाँ के हालात सबके सामने रखे, उसकी भी एक झलक देखी। और ये वहाँ के हालात थे जो एक बार फिर हमने आपको वज़ीर आज़म के उस बयान के बाद सामने रखे। तो आमिर लियाकत साहब, अब 1100 अरब के पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म ने कर दिया। काम भी वो पीपल्स पार्टी के साथ चूँकि आ रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उसी के साथ उन्होंने करना है। इल्ज़ामात भी फिर उन पर लगा रहे हैं, फिर आगे जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो तो ख़राब भी हो सकता है इस तरह के इल्ज़ामात के बाद। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे खराज तहसीन पेश करूंगा, और मुझे ये करना भी था। आप नामसाइद हालात में वहाँ आप खिपरो गए, खैरपुर गए, अंदरून सिंध गए, बहुत शुक्रिया। उन इलाकों में आप जहाँ गए जहाँ नवाब शाह, लड़काना, जहाँ पर बारिशों ने तबाही मचाई है, और ये आपकी पूरी टीम को, आपको ये बड़ा आपने एक मर्द आइन होने का सबूत दिया और एक सच्चे सहाफ़ी होने का सबूत दिया है। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत अता फरमाए, इसी तरह आप काम करते रहें। अब दूसरी बात ये कि आप जो फरमा रहे हैं वो ये कि देखिए, बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सिंध के दौरे में खान साहब के साथ था, जब खान साहब ने पहला दौरा सिंध का किया था। नवाब शाह से हमने स्टार्ट किया था, मैं हलीम आदिल शेख साहब, इमरान इस्माइल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हम सब लोग साथ थे। उसमें लियाकत जतोई साहब भी थे। हम सब लोग उसमें साथ थे, और हमने नवाब शाह से लेकर हैदराबाद तक हम मुसलसल लोगों से मुलाकातें करते, और हमने वहाँ देखा कि लोगों में एक एहसास महरूमी है। लोग चाहते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन मसला क्या है कि वहाँ वही अंदाज़ सियासत है, वही भुट्टो कार्ड खेला जाता है। वही भुट्टो कार्ड खेलने की वजह से इंतखाबात में दोबारा भुट्टो ज़िंदा हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ बिल्कुल नताइज तब्दील हो जाते हैं। अब की बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, यानी कुत्ते के कांटे की वैक्सीन ना मिलने के बाद से ये बिल्कुल एक तब्दीली है सिंध के अंदर। जब वहाँ की अपनी वहाँ सिंध की ख़वातीन वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल के बाहर बैठी रहीं, और वहाँ आपने बहुत से ऐसे अस्पताल देखे होंगे जिनकी एमरजेंसी वार्ड अस्पताल के बाहर है, सड़क पर है वो, और वहाँ पर वो लोग अपनी ड्रिप लगाए बैठे हुए, और वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। लाड़काना के अस्पताल की हालत ज़ार देखने के काबिल है, आप जाकर देखें, आपकी आँखें आप रुल जाएंगे, आपकी आँखों में आंसू भर आएंगे। तो इस तरह जो सूरत हाल है उसको देख कर ज़ाहिर है कि जो गरीब वहाँ का हारी किसान मजदूर, मेरा सिंध का जो सिंधी है, मैं भी सिंध में रहने वाला हूँ, ये कराची भी सिंध है, सिंध भी सिंध है, कराची कोई अलग नहीं है सिंध से। तो ये सब लोग वो चाहते हैं कि किसी तरह ये सब चीज़ें बदल जाएँ, तब्दील हो जाएँ। तो इमरान खान साहब ने इसी तनाजुर में आज मोहम्मद एजेंसी में बात की थी कि जो अंदरूनी सिंध से वोट लेकर आते हैं वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने यहाँ पर नेशनल डिज़ास्टर सेल वालों को भेजा, हमने यहाँ पर कचरा साफ़ करने की कोशिश की कराची में, हमने यहाँ पर पैकेज का ऐलान किया। हम वज़ीर आला के साथ बैठकर ऐलान करते 1100 रुपये पैकेज का, 1100 अरब पैकेज का। उसके बाद 1100 अरब के पैकेज के बाद दोबारा स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेंगे, कब आएंगे, क्यों देंगे, 800 तो हमारे थे, 300 आप लगा। मतलब इस तरह की बातें करने से, जब आपको मिलजुल कर काम करना है, अब मिलजुल कर किसके लिए काम करना है, सिंध के लिए करना है ना। सिंध हमारा सूबा है ना, मेरा आपका सूबा है, तो सिंध हमारा सूबा है। इसके लिए अगर मिलकर काम करना है तो ये छोटी छोटी बातें करना। और मुर्तज़ा वहाब साहब कभी कभी पता नहीं उनको क्या हो जाता है, हालांकि वो इतने पढ़े लिखे ज़बरदस्त आदमी है, बेहतरीन आदमी है मुर्तज़ा वहाब साहब, शानदार आदमी है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं समझते बातों को कि हम सबको मिलकर ये काम करना है। इसमें हम अगर इल्ज़ामात करेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब ने अगर कहा है मोहम्मद एजेंसी में ये खड़े होकर के अंदरूनी सिंध से जी ये सिंध की जो इस वक्त सियासत, इस वक्त हालत है, बिलावल भुट्टो ने भी इन तमाम इलाकों के दौरे किए थे, लेकिन इन मकामात पर तो गए नहीं, सिर्फ शहरों से होकर निकल गए।
वहाँ भी उन्होंने जितने खिताब किए, उन्होंने कहा कि वफाक ने जो पैसे रोके हुए हैं उसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं है इन इलाकों में खर्च करने के लिए, या हम सेहत की सहूलियात इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वफाक ने हमारा NFC का पूरा फंड रोका हुआ है। तो वो वज़ीर आज़म ने जिस तरह कराची पैकेज का ऐलान किया, अब ज़रूरत है कि वो सिंध के लिए भी किसी एक पैकेज का ऐलान करें, या जो पैसे सिंध हुकूमत के रुके हुए हैं वो उनके हवाले करें ताकि वो लोग काम कर सकें। ये मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बीच में ये सारे मसाइल आ गए थे। ये अभी जो आपने देखे होंगे कि काफ़ी इशूज़ थे जिनको अभी एड्रेस करना था। फैटफ था, फैटफ के बाद असम्बली के अंदर बड़े मसाइल थे, फिर वो मोटरवे का सान्या हुआ, फिर हमारे इलाके में जहाँ आप खुद तशरीफ़ लाए थे NA 245 का हिस्सा था, जहाँ मरवा बच्ची के साथ जुल्म हुआ और फैज़ मोहम्मद को वहाँ गिरफ़्तार किया गया। इन सारे इशूज़ में से हम लोग अभी निकले थे। अभी आप अगले हफ्ते तक देख लेंगे कि सिंध के लिए भी वज़ीर आज़म की तरफ से, मैं आपको बता रहा हूँ, पैकेज का ऐलान होने वाला है अंदरून सिंध के लिए भी, ताकि उनके ये आंसू भी पुज जाएँ अंदरून सिंध के लोगों के कि वज़ीर आज़म ने उनको नहीं पूछा। वज़ीर आज़म सबके हैं और वो अंदरून सिंध के लिए भी पैकेज का ऐलान करने वाले। सही। और जो आपकी अपनी इत्तेहादी जमात और आपकी अपनी साबका जमात, उन्होंने एक अलग सूबे के लिए रैली निकाली, PTI का क्या मौक़िफ़ है? चूँकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहती, ना होने देगी, लेकिन MQM जो अलग सूबे के लिए रैली निकाल रही है, आपके साथ हुकूमत में भी है, क्या मौक़िफ़ है फिर आपका और आपकी जमात का इसमें? नहीं, मैं अलग सूबे का हामी नहीं हूँ। देखिए, उसकी वजह ये कि मैं इंतज़ामी बुनियादों पर, इंतज़ामी यूनिट्स का तो हामी हूँ, लेकिन लिसानी बुनियाद पर मैं किसी सूबे का हामी नहीं। मैं लिसानी सियासत देख चुका हूँ। मैं मुहाजिर हूँ, मैं मुहाजिरों की औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने हिजरत की, मेरे अजदाद ने हिजरत की, हमने अपनी जानें गंवाई। हम आए थे यहाँ पर इसलिए कि हम पाकिस्तान के लिए आए थे। हमने अपना सर कटाया था पाकिस्तान के लिए। हम आज भी पाकिस्तानी हैं, हम ज़िंदगी भर पाकिस्तानी रहेंगे। लिहाजा हम यहाँ पर लिसानी बुनियाद पर किसी सूबे को तकसीम नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स हों, इंतज़ामी बुनियादों पर चीज़ों को बेहतर किया जाए, ये तो सही है, लेकिन लिसानी नहीं, ये नहीं कर सकते। और मतलब शहर के अंदर जो तकसीम हो रही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी एक और मजीद ज़िला बना दिया है, बल्दियाती इलेक्शन तो जब होंगे तब होंगे, पीपल्स पार्टी को क्या इसका फ़ायदा होगा, MQM को इसका नुकसान होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में पूरी तरह शिकस्त हुई थी। नुकसान पहुँचेगा पीपल्स पार्टी को इसका शदीद नुकसान पहुँचेगा। देखिए, मेरी पिटीशन इस वक्त हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने उसको अभी रोका हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने उन्होंने इरशाद फरमाया था कि पहले नोटिफिकेशन हो जाए। अब नोटिफिकेशन हो गया है और अब मैं दोबारा अदालत जा रहा हूँ। ज़ाहिर है कि नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद इसको परसू करना था और परसू करके इस एप्लीकेशन को, ज़ाहिर है कि वो अभी वो मौजूद है, तो उस तकसीम के ख़िलाफ़ मेरी ज़ाहिर है कि दरख्वास्त है, वो अगले हफ्ते में जाकर इसको परसू करूँगा। तो ये ज़िले की तकसीम से इनको नुकसान होगा, फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर आप अभी ख़ुद मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि हम पहले नई हदबंदियाँ कर लें, पहले हम ज़रा नई हल्का बंदियाँ कर लें, उसके बाद इंतखाबात की तरफ आएंगे। यानी इसका मतलब ये कि सूबाई हुकूमत अभी इंतखाबात नहीं चाहती, उसको पता है कि वो इंतखाबात में हार जाएंगे। तो हमें भी एक तहफ़्फ़ुज़ात है हल्का बंदियों पर और नई हदबंदियों पर। तो पहले ये हो जाए, हम भी चाहते हैं कि ये हो जाए और ये जिला खत्म हो जो इन्होंने बनाया है। उसके बाद के जिले के खिलाफ जो आपने पिटीशन दायर की है, वो आपने अपनी ज़ाती हैसियत में दायर की है या आपकी पार्टी आपके पीछे है, सपोर्ट पर है, बैक पर है, उनका भी मौक़िफ़ है? चूँकि अक्सर आपके गिले शिकवे अपनी पार्टी के साथ चलते रहते हैं। पार्टी वज़ीर आज़म की हिदायत पर की। अच्छा, यानी वज़ीर आज़म ऑन बोर्ड है, उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत पर की। इसका मतलब वज़ीर आज़म भी कराची की मज़ीद तकसीम नहीं चाहते? जी, मैंने वज़ीर आज़म की हिदायत में, जी हाँ, मैंने उनकी हिदायत पर उनसे इजाज़त लेकर, उनके इल्म में लाकर और उनको पूरी पिटीशन के नुकात समझाकर तब मैंने पिटीशन दायर की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आमिर लियाकत साहब। और थे न सिर्फ सिंध और कराची के मामलात पर, बल्कि आज शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आए, उस पर भी उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त गैस और बिजली का शदीद बहरान है और आने वाली सर्दियों के लिए हुकूमत ने भी खतरे की घंटी बजा दी कि बहरान मजीद संगीन हो सकता है। नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कराची के कई इलाके गुज़िश्ता एक हफ्ते से बिजली की 12 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी शुरू कर दिया है। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा ये शहरी कर रहे हैं कि शहर को बिजली फराम की जाए, लेकिन शहर को बिजली फराम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि गैस प्रेशर इंतहाई कम है और इसी वजह से गैस पर चलने वाले पावर प्लांट हमें बंद करना पड़े हैं, जिससे बिजली की पैदावार 400 मेगावाट कम हो गई है। जबकि SSGC ये कहते हैं कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी में कोई कमी नहीं की है। उन्होंने क्या कहा, ये आप सुनिए। के इलेक्ट्रिक को जो उनकी रिक्वायर्ड गैस है वो दे रहे हैं। 190 MMCFD इनको गैस चाहिए होता है, हम इनको 160 से 200 के दरमियान गैस दे रहे हैं। अब वफाकी वज़रा ने भी इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची वालों के लिए उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उमर अयूब ये कहते हैं कि सिंध में गैस की किल्लत का सामना है और सिंध हुकूमत 17 किलोमीटर रास्ते पर गैस पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त नहीं दे रही और ये इजाज़त ना मिली तो आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को होगा। उमर अयूब ने क्या कहा, मुख्तसरन ये भी सुनिए। कहता है जी ये गैस सिर्फ मैंने इस्तेमाल करनी है, डोमेस्टिक इंपोर्टेड मैंने करनी नहीं है, तो वहाँ पे कुदरती तौर पे वहाँ पे एक कमी आएगी और शॉर्टेज आएगी। फेलियर हमारा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, जिसने तकरीबन 1.5 साल में हमें राहदारी नहीं दी, क्योंकि वो हुकूमत सिंध की ज़मीन है। हम उनको बारहा बात करते रहे, इल्तिजा करते रहे। नुकसान भी पाकिस्तान के शहरियों का हो रहा है और सिंध के सूबे का हो रहा है। इस वक्त जो शॉर्टेज है कराची में या सारे सुई सदरन सिस्टम में, दिसंबर और जनवरी में जब सर्दियां आ जाएंगी तो ये शॉर्टेज 250 से बढ़ के तकरीबन 400 पे चली जाएगी। तकरीबन 1 साल से 1.5 साल से सिंध गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें राहदारी दे दें, हमें पोर्ट कासिम से एक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी है जिसमें कुछ हिस्सा सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन से गुजरता है। तो दिसंबर और जनवरी में हालात मजीद संगीन हो जाएंगे और उमर अयूब ने इस गैस बहरान की जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर डाल दी है। कहा है कि तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के लिए माजी में कोई इक़दाम नहीं किए गए। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ये भी सुनिए। पाकिस्तान में गैस की कमी आ रही है क्योंकि साबका हुकूमतों की एक गलत पॉलिसी की वजह से। पिछली हुकूमत में 5 साल कोई नया ब्लॉक अवार्ड नहीं किया गया। अब वो जो 5 साल का गैप आया ना, उसका इफेक्ट हम अगले 3-4 साल देखते रहेंगे। जी नवीद कमर साहब, ये उमर अयूब साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी। गैस बहरान के जो जवाज़ वो पेश कर रहे थे, ये जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर बनती है कि कोई नया प्लांट नहीं लगाया गया, कोई नए ज़खायर नहीं दरियाफ़्त किए गए। क्या समझते हैं आप? नहीं, पहली चीज़ तो ये गलत बयानी इस हद तक कर सकता है कि वफाकी वज़ीर मैं नहीं बिलीव कर सकता। बात मेरे भाई, पहली चीज़ तो ये कि सिस्टमिक इशू ज़रूर है कि हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का एक गैप है। हमारे पास नई डिस्कवरीज होती हैं, लेकिन तब तक जो फील्ड्स हैं, ये मैं सिर्फ सिंध की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और ओवर द ईयर्स उन हुकूमतों की भी बात कर रहा हूँ जिसका हिस्सा आपको दो रही है। बात एक रिप्लेनिश होती रहती है। अब हमारे पास कोई डिमांड 6 BCF की एट द मिनिमम और हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 4 BCF तक की एवरेजली रही है। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, लेकिन एवरेजली इतनी ही होती है। और उसी को सप्लीमेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेड गैस है या LNG की सूरत में ये सारा प्रोजेक्ट इसीलिए बना। उस पर हम बहस कर सकते हैं कि ये सस्ती है, महंगी है, जो भी है, लेकिन बात यह है कि आपके पास अगर ओवरऑल जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई है तो आपको इसको ज़ाहिर इम्पोर्ट से ही जो है मीट करना पड़ेगा और वो हो रहा है। अब मुश्किल ये है कि ये हुकूमत पता नहीं कब से डिक्लेयर कर चुकी है कि जी मुल्क में बिजली सरप्लस है। तो भाई अगर सरप्लस है तो फिर आप देते क्यों नहीं हो? बात इनसे पूछे कि आपने क्यों ट्रांसमिशन लाइन्स की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बढ़ी है, लेकिन उसमें अभी तक वो इजाफा नहीं हुआ कि आप जितनी मर्जी चाहें बिजली जो है। तो नवीद साहब, ये कैपेसिटी आपके अपने दौर में और गुज़िश्ता 5 साल नून लीग के दौर में कितनी बड़ी थी? जी, ये जिस कैपेसिटी के दौर में अगर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो भाई पावर प्लांट तो बने लगे। मेरे अपने टेन्योर में जो है 11 पावर प्लांट्स, हालांकि मेरा बहुत शॉर्ट
टेन्योर था। 11 पावर प्लांट्स ऑनलाइन आए, जिसमें न्यूक्लियर भी थे, जिसमें थर्मल भी थे, जिसमें विंड भी थे। तो बात ये नहीं है, प्लांट्स तो आते रहते हैं। हमारा जहाँ बॉटलनेक है वो हमारी ट्रांसमिशन का है, गैस की भी और बिजली की भी, ताकि हम एक सिंगल ग्रिड पे आ जाएं। अब उस पर सियासत करने की बजाय बेहतर है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका जिक्र करें। हाँ, हुकूमत ने ये जो है असेसमेंट ही गलत की ना कि हमारे पास सरप्लस बिजली एक कोने में होना बोल के उससे कोई फायदा नहीं होता ना, आपको हर जगह चाहिए। प्लस के इलेक्ट्रिक का ये कंटेंशन बिल्कुल गलत है कि जी गैस कम हो गई है, तो भाई गैस फायर प्लांट तो उनके पास बहुत कम है। जो उनके पास बाकी थर्मल है, जो कि फर्नेस ऑयल पे चलने वाले प्लांट्स हैं, वो क्यों नहीं चलाते? वो इसलिए कि उनको उतना फायदा नहीं है उसमें। तो ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। मेरा ख्याल है कि इस सारे तनाज़े में मैं सुई सदन वाली बात को ज़्यादा जो है काबिले तो सर ये कबूल समझूंगा। चूंकि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन जब दूसरी बार हुई तो वो आपके ही दौर में हुई, आपकी ही हुकूमत थी, तो उस वक्त जो मुआहदा तय पाया था उसमें क्या ये चीज़ क्लियर हुई थी कि ये गैस पर बिजली पैदा करेंगे या ये फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएंगे? ये चीज़ नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन हमारे दौर में नहीं हुई थी। प्राइवेटाइजेशन जो है जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई थी। दूसरी बार का जिक्र जब ये रिन्यू हुआ मुआहदा। नहीं, मुआहदा तो वही चल रहा है, सिर्फ ये है कि इनकी ओनरशिप चेंज हुई है। ओनरशिप पहले एक थी, फिर दूसरी हुई, ये तीसरी ओनरशिप है जो इस वक्त चल रही है। बल्कि अब बात तो हो रही थी कि चौथी शंघाई इलेक्ट्रिक की सेल की भी, जो कि अभी नहीं जो है अप्रूवल उसकी आई, लेकिन ये सिर्फ चेंज ऑफ ओनरशिप है। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो तो पहले दिन से वही है ना। सही। अच्छा, अब ये जो 17 किलोमीटर रास्ते पर गैस पाइपलाइन सिंध गवर्नमेंट नहीं बिछाने दे रही इनको, वफाकी हुकूमत क्या ये बिछाना चाहती है? इंटेंशन है इसकी? मुझे पता नहीं, आज उन्होंने ये बात की है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट टेक्निकल डिटेल्स के कौन से, लेकिन जो भी होगा, अगर किसी एक छोटी एरिया में है तो वो टोटल जो आपकी खपत है उसका तो बहुत एक कोई मिनिस्क्यूल पोर्शन तो नहीं है। आके एक छोटी सी एरिया में आपने जाके उसको जमा लिया एज के वो वहाँ पे लोकलाइज प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए तो पूरी गैस शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा ना। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं लोगों के साथ? तो नवीद साहब, चूंकि अब ज़ाहिर है इस मामले पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, अब इसका हल क्या है? ज़ाहिर है कराची मुतासर होता है तो पूरा मुल्क मुतासर होता है, ये मुआशी हब है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ आधा दिन बंद पड़ी रहती हैं। अब के इलेक्ट्रिक का देखिए, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट टर्म में तो ये सॉल्यूशन है कि हम जो है जितने भी पावर प्लांट्स कराची में हैं वो सब चलाएं। कुछ सस्ती बिजली पैदा करेंगे, कुछ थोड़ी सी महंगी पैदा करेंगे, लेकिन बिजली तो होगी ना। तो उस लिहाज से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लॉन्गर टर्म में हमने जो है यामशरो ग्रिड से आगे जो कनेक्ट होता है टू कराची, वो उनको जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर सिंध में इतने सारे विंड फायर पावर प्लांट्स लग गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक के सारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके बहुत करीब है। तो बाबा, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आपका ख्याल है कि हम सिर्फ पैसे कमाएं, तो पैसे तो नहीं सिर्फ कमाने के लिए होता ना। आप पब्लिक यूटिलिटी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, पावर प्लांट्स एडिशनल लगाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा। और शायद अगर इस वक्त के जो ओनर्स हैं उनके पास इस किस्म का फाइनेंशियल मसल नहीं है, तो बेहतर है कि कोई ऐसा इसमें ओनरशिप चेंज हो जो कि इसमें इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसमें जो है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पूरा आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसको भी चेंज करना है, मीटरिंग का भी चेंज करना है, और साथ तो बेसिकली खर्चा करने की ज़रूरत है। और इसकी जो है ओनरशिप वो ऐसे ग्रुप के पास जानी चाहिए जो कि वो खर्चा कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के मौजूद थे और जो इस वक्त शॉर्टेज है, जो बिजली की शॉर्टेज है, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और शॉर्ट टर्म प्लान यही है कि सारे प्लांट्स को फाल किया जाए, और लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे और हुकूमत को इस पर खर्चा भी करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।